और चलिए इसी पर चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं, पूर्व अधिकारी आईएएफ, और इसी के साथ रवि कुमार गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व वैज्ञानिक डीआरडीओ। तो सबसे पहले आप ही के पास आते हुए यूके देवनाथ सर, वेरी गुड इवनिंग। जिस तरह से सर अभी फिलहाल जो काम कर रहा है डीआरडीओ और जिस तरीके से ये नाग मिसाइल की बात की जा रही है और लगातार रक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से इन दो चीजों का आज लॉन्च किया गया, सफल परीक्षण किया गया इन दिनों, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? खुशबू जी, डीआरडीओ की देश भर में 56 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं और हर लेबोरेटरी में एक से एक शानदार काम किया जा रहा है। पिछले एक दशक में हर लेबोरेटरी ने दुनिया के बेहतरीन वेपन सिस्टम्स को बनाया है। सबसे बड़ी बात है, ना सिर्फ उनको बनाया है वरन देश में ही या तो पीएसयू या पीएससी या देशी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और अब तो एंटरप्रेन्योर्स की मदद से उसको प्रोडक्शनाइज भी किया है। तो जैसे हम नाग मार्क 2 की बात कर रहे हैं, नाग मिसाइल सिस्टम जो है वो एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। नाग 1 ने बहुत ही सफल तरीके से भारतीय आर्मी को उच्च श्रेणी की मारक क्षमता दी है दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ। नाग 1 का रेंज 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है और खास बात यह है कि इसमें जो सीकर हेड लिखा है, लगाया हुआ है डीआरडीओ द्वारा विकसित, वो दुश्मन के टैंक की जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है उसको भांप जाता है। एक और चीज क्या है कि इसमें जैसे कहते हैं मिलीमीट्रिक वेव रेडार, यानी ना सिर्फ ये दुश्मन के टैंक के हीट सीकर को लॉक ऑन करता है वरन उसकी जो इमेज है उसको भी ये पढ़ लेता है, सुन लेता है। यानी अगर दुश्मन आपने दुश्मन की तरफ नाग फायर किया और दुश्मन इधर उधर इंफ्रारेड फ्लेयर फायर करे तो ये समझ जाता है कि टैंक का सिग्नेचर कौन सा है और इंफ्रारेड फ्लेयर्स का सिग्नेचर कौन सा है। यानी इसमें कुछ हद तक एक बिल्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा सिस्टम है। एक और अच्छी चीज है कि अभी जैसे नाग 2 है, हम इसका जो वर्जन है ये 7 से 10 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ऊपर लॉन्च करके उसको ध्वस्त कर सकेंगे। और इसमें एक फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है। दुनिया में काफी तरह के एंटी टैंक वेपन होते हैं। ज्यादातर में क्या होता है कि जैसे ही एक शोल्डर लॉन्च्ड या व्हीकल लॉन्च्ड व्हीकल से आपने एंटी टैंक मिसाइल को दागा दुश्मन के टैंक की तरफ, तो जो क्रू है, ऑपरेटर है, उसको लगातार दुश्मन की टैंक की तरफ उसको गाइड करना पड़ता है, अप अप डाउन डाउन, बाएं बाएं, राइट राइट, ऐसे करके, या उसको लगातार दुश्मन की टैंक को इल्यूमिनेट करना पड़ता है, या अपनी जो क्रॉस हेयर है अगर वो लेजर बीम की ऑपरेटेड है तो क्रॉस बीम को लगातार दुश्मन के टैंक पर रखना पड़ता है, चाहे वो स्टैटिक हो, स्थिर हो या चल रहा हो मोबाइल। तो उसमें क्या होता है कि अगले 8 सेकंड, 12 सेकंड, 16 सेकंड के लिए जो फायरिंग क्रू है वो भी दुश्मन के काउंटर फायर से अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि फायरिंग क्रू इधर उधर दौड़ नहीं सकता, उसको एक जगह पर स्थिर होकर गाइड करना पड़ता है। अब नाग 2 है फायर एंड फॉरगेट, एम करो, लॉन्च करो और उसके बाद शूट एंड स्कूट। जो क्रू है वो अपनी गाड़ी को लेकर, जैसे अभी जोरावर टैंक के ऊपर लगाया है, वो दाएं बाएं 200 मीटर इधर 200 मीटर उधर जा सकता है, तो दुश्मन के काउंटर फायर से भी अपने को बचा सकता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है आज के समय में, आज के सर्कमस्टेंसेस में। रवि जी, डीआरडीओ में आपका लंबा अनुभव रहा है, जिस तरीके से डीआरडीओ पिछले कुछ समय से इस तरह के मिसाइल्स बना रही है भारत को मजबूत करने के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? और कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है इस वक्त में इस तरह की मिसाइल्स को बनाना, भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करना? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपको इस ऐसे प्रोग्राम्स के लिए धन्यवाद और बधाई। और जहाँ तक मिसाइल्स का प्रश्न है, मिसाइल्स का क्षेत्र में डीआरडीओ आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। यानी किसी भी प्रकार के छोटे से लेके और लंबी से लंबी दूरी तक का मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल हो या स्ट्रेटेजिक मिसाइल हो, इसके प्रत्येक टेक्नोलॉजी में डीआरडीओ की मास्टरी है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम कहीं बाहर से कोई टेक्निक लेते हैं तो जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उस समय कहीं हमें से विड्रॉ कर ली जाती है, डिनायल किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, सैंक्शंस की जाती हैं, तो हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते होते। और इसका हमने अभी हाल ही में युद्ध में देखा है, उत्तर आपके यूक्रेन और रशिया वार से। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार तो दिए हैं
लेकिन प्रतिबंध लगा दिया कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कितनी दूरी तक इस्तेमाल करेंगे। हमारे जो मिसाइल्स हैं ये पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इसकी एक एक टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसकी कंप्लीट नो हाउ और नो वाई डीआरडीओ के द्वारा विकसित की हुई है। हमने पहले टेक्निक्स पर मास्टरी की और उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हम एक एक कदम आगे बढ़ते गए। जैसे उदाहरण लेते हैं नाग मिसाइल का। नाग एंटी टैंक मिसाइल, वैसे तो हमने जो सबसे पहला मिसाइल बनाया था सन 60 के दशक में बना लिया था, वो फर्स्ट जनरेशन का मिसाइल था। लेकिन अगर मैं नाग की बात करूं जो कि एक थर्ड जनरेशन मिसाइल है, ये आईजीएमडीपी के अंतर्गत हमने इसको बनाया था। और जो अभी तक पहले हमारा नाग 1 मिसाइल था, उसमें जैसे अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि इसमें एक प्रकार का खाली सीकर लगा हुआ था, वो था आपका इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सीकर, इंफ्रारेड सीकर। इंफ्रारेड सीकर की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, हर एक सीकर की लिमिटेशंस होगी, कोई सीकर ऐसा नहीं है जो प्रत्येक परिस्थिति में काम कर सके। अब इसके अंदर क्योंकि ये मिलीमीटर वेव रार भी है, वो एमएमडब्ल्यू सीकर भी लग चुका है, तो अब किसी भी दुश्मन के टैंक का कैसी भी कंडीशन हो बच के जाना बिल्कुल नामुमकिन है। आपका जैसे मैं उदाहरण दूं तो इंफ्रारेड सीकर की, ये इंफ्रारेड सीकर बहुत सटीक होता है, बिल्कुल प्रिसाइज अटैक करता है। लेकिन भारत में जो हमारा डेजर्ट है, जिस समय गर्मी के मौसम में मई जून के महीने में जब दोपहर का समय होता है, तो जो जमीन के निकट जो हमारी जो वायुमंडल है वो लगभग उबाल पे होता है, और ऐसे में जो इंफ्रारेड किरणें हैं वो दाएं बाएं भटक जाती हैं, तो उससे इसकी सटीकता में थोड़ी कमी आती है। लेकिन अब क्योंकि इसमें मिलीमीटर वेव सीकर भी है, तो ये बेहद सटीक रहेगा। इसी प्रकार जो एक आपने दूसरे परीक्षण का नाम लिया, जो हमारा एक पैराशूट सिस्टम है, पैराशूट सिस्टम के भी हमारे जिस प्रकार डीआरडीएल जो हमारी मिसाइल लेबोरेटरीज हैं हैदराबाद में, डीआरडीएल है, आरसीआई है, आपका एएसएल है, इसी प्रकार पैराशूट सिस्टम पर काम करने के लिए आगरा में हमारी एक एडीआरडी के नाम से एक लेबोरेटरी है, जो एक लंबे समय से अलग अलग किस्म के पैराशूट पे काम करती आ रही है। और एक वही बात जो मैंने मिसाइल के लिए कही, वही इसके लिए भी लागू होती है कि इस प्रकार के जो बहुत ही एडवांस किस्म के पैराशूट सिस्टम हैं, चाहे वो वायुसेना के लिए हों, चाहे हमारे पैराट्रूपर्स जो आर्मी के होते हैं, पैरा कमांडो उनके लिए हों, या फिर जो बड़ा भारी वजन कई टन का जो वजन है उसको पैराशूट से ड्रॉप करना हो, तो वो भी हमने बनाया है, जिसमें कि पैराशूट के माध्यम से हम बड़े से बड़े वजन को ड्रॉप करते हैं और वो अपने आप स्वतः ही जहां हम उसको भेजना चाहते हैं वहां जाके उतरता है, लैंड करता है, और हमारे सैनिकों के पास वो सामान रसद पहुंच जाती है। इसी प्रकार आपका अभी हम गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। इसरो जो है एक मैन मिशन भेजने वाला है, जो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाएगा। उसकी जो वापस लाने का जो है, जब वो वापस आएंगे पृथ्वी पे, तो उसमें जो पैराशूट सिस्टम होंगे वो भी पूरा सिस्टम डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये जो हमारा कॉम्बैट फ्री फॉल सिस्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत अहमियत है लड़ाई के समय में, और लड़ाई के समय में भी और लड़ाई के अलग भी, क्योंकि ये हमारे कमांडोज को लगभग 30 से 40 किलोमीटर अंदर तक जाकर के दुश्मन के क्षेत्र में चुपचाप लैंड करने में सक्षम है। बहुत ऊंचाई से इसको, ये 30,000 फीट 30-32,000 फीट की वो ऊंचाई है जो यहाँ पे कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, जहाँ पे वायुमंडल का दबाव बहुत कम होता है और तापमान लगभग -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस हालात में जो हमारा सैनिक है वो जंप करता है, और क्योंकि उस ठंड से बचने के लिए, कम वायुमंडल से बचने के लिए उसको जो कुछ भी आवश्यकता है, उसको गर्माहट की आवश्यकता है, उसको जो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कभी, क्योंकि उसको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने डिसेंट को कंट्रोल करना है, टारगेट तक पहुंचना है, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन उपकरणों के माध्यम से जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता उसको होती है, वो ऑक्सीजन उसको मिलती है, और उसके तरह से वो अपने काम में पूरा फोकस कर सकता है। ठीक है। और उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम होता है, उसकी बॉडी का जो सिस्टम्स है, पैरामीटर्स हैं, उनको मॉनिटर किया जाता रह सकता है, और साथ ही साथ वो ये भी चॉइस है कि जैसा वो समझेगा ठीक, वो उस समय जाके पैराशूट खोल सकता है। इतनी अधिक ऊंचाई पे पैराशूट खोलने, बहुत कम पैराशूट है दुनिया में जो इस ऊंचाई पे खोले जा सकते हैं। ये 32,000 30,000 फीट की, यानी एक दोनों तरह से काम करता है। हाई ऑल्टीट्यूड, हाई ओपनिंग, यानी हाई ऑल्टीट्यूड से ड्रॉप किया
और उसी ऊंचाई पे हमने पैराशूट खोल दिया है। और दूसरी ऑप्शन है हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, यानी काफी लंबे समय तक हमने बिना पैराशूट को खोले हुए इसे फ्री फॉल से कहते हैं, एक पंछी की तरह उड़ते हुए हम आते हैं और उस दौरान हम दुश्मन के क्षेत्र में बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर उसको उचित समय पे खोला जाता है। ठीक है। तो उससे इस सिस्टम से रिलेटेड भी जितने उपकरण हैं, जितने पैराशूट के कपड़े हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल जिनको बोला जाता है, इन सब का विकास हमारी लेबोरेटरी ने किया है और इनका प्रोडक्शन जो हमारे निजी क्षेत्र के उद्योग हैं वहां पे इनका एक लंबे समय से इनको बनाया जाता रहा है। तो जी ठीक है सर। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा यूके देवनाथ जी, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में अगर दुनिया के कुछ हिस्सों की हम बात करें, काफ़ी सारे युद्ध चल रहे हैं अलग अलग स्तर पर। भारत ने पिछले कुछ समय में पहलगाम अटैक देखा, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऐसे में ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है डीआरडीओ के साथ मिलकर इस तरह के मिसाइल्स का परीक्षण करना, उनको अपनी सेना में शामिल करना। और दूसरी तरफ अगर आप पूरी दुनिया की तरफ देखें, खास करके भारत के पड़ोसियों की तरफ देखें, वो कितने एडवांस हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत एडवांस हो रहा है, हर देश आज अपने रक्षा के क्षेत्र में अपने आप को एडवांस बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ खुशबू जी, एक समय ऐसा था कि आज से 3 दशक पहले, 2 दशक पहले भारत अपनी डिफेंस इक्विपमेंट की जितनी जरूरत होती थी उसका करीबन 70% आयात करता था विदेशों से। लेकिन अब डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं इतना ज्यादा सक्षम हो गई हैं कि अब भारत करीबन 60% इक्विपमेंट जो है और सपोर्ट सिस्टम भारत में ही बना लेता है। यानी अब सिर्फ समझिए महज 30% ऐसा इक्विपमेंट है जो कि भविष्य में भारत दूसरे देशों से आयात करेगा। जहां तक हमारे पड़ोसी देशों की बात है, देखिए पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि चीन की सहायता से वो भी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ा ले, और कुछ हद तक, क्योंकि मैं यथार्थ आकलन करना चाहता हूं, कुछ हद तक पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने चीन की मदद से अपने यहाँ ऑर्डिनेंस अम्यूनिशन वगैरह बनाने में सफलता भी हासिल की है। अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसमें तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही आई है कि 155 मिलीमीटर कैलिबर के तोप के गोले और 105 मिलीमीटर कैलिबर के टैंक के गोले पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। तो पाकिस्तान को भी कुछ कुछ सफलता मिल रही है, लेकिन वो इस दौड़ में हमसे बहुत पीछे हैं। जैसे अभी हम नाग-2 की बात कर रहे थे, जहां तक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात है, पाकिस्तान हमारे पास कहीं पे भी नहीं टिकता है। पाकिस्तान की आर्मी के पास जितने भी शोल्डर फायर या मैन पोर्टेबल एंटी टैंक रॉकेट्स हैं वो या मिसाइल्स हैं, वो सब या तो चीन से आयात कर रहे हैं या अमेरिका से आयात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं आप बता दूं कि ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब छोटे छोटे देश हैं, लेकिन चीन जो है ना, वो रक्षा के क्षेत्र में हमारे को अच्छी टक्कर दे रहा है। चीन भी अपने यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादातर खुद ही बनाने लगा है और काफी सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम भी चीन ने अपने यहाँ पर बना लिए हैं, क्योंकि चीन को मालूम है कि वो अमेरिका से आयात नहीं कर सकते। तो मजबूरन उन्होंने रूस की मदद से पिछले 40 साल में, पिछले 30 साल में चीन ने अपनी डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स को रूस की मदद से काफी विकसित कर लिया है। जहां तक भारत की बात है, देखिए वास्तविक स्थिति ऐसी है कि हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ ने बनाया, शानदार है। तेजस फाइटर विमान डीआरडीओ ने बनाया, शानदार है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डीआरडीओ ने बनाया, शानदार है। हमने एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए जो अलग अलग तरह की सर्विलेंस रडार प्रणाली हैं वो भारत में बनाया है। बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम्स या इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम, हम बोलते हैं ईएसएम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम्स, डीआरडीओ ने बनाया है। भारत की लेबोरेटरी है डीएलआरएल, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैब, उन्होंने इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम्स बनाए हुए हैं। जैसे कि क्योंकि मैं भी थोड़ा एसोसिएटेड था प्रोजेक्ट संयुक्ता के साथ, जो कि दुश्मन की जो कम्युनिकेशन है, समझिए दुश्मन आपस में बात कर रहे हैं, चाहे वो एचएफ हो हाई फ्रीक्वेंसी, वीएचएफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पर हो, वो उसको ना सिर्फ सुन सकता है, मॉनिटर कर सकता है, वरन डिकोड भी कर सकता है। तो डीआरडीओ बहुत शानदार काम कर रही है। हाँ, थोड़ी सी जरूरत ये पड़ जाती है कि जब उसको
देखिए डीआरडीओ क्या करता है, पहले इंजीनियरिंग मॉडल बनाता है, फिर प्रोटोटाइप बनाता है, फिर फाइनल जो प्रोटोटाइप बन जाता है तो उसको हम लोग अपनी रेंज में, टेस्ट जी। रेंज में ले आके उसको जैसे आईटीआर है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है बालासुर उड़ीसा में, वहां जाके सफल परीक्षण करते हैं। उसके बाद उसको इंडस्ट्री की मदद से प्रोडक्शन देना पड़ता है। तो शुरुआती दौर से ही आजकल कोशिश की जाती है कि जैसे ही डीआरडीओ एक वेपन सिस्टम अपने आप बना लेता है तो स्टेप ए स्टेप बी से ही हम इंडस्ट्री को अपने साथ मिला लेते हैं, ताकि इंडस्ट्री शुरू से ही जानती है कि जब ये वेपन सिस्टम अगले 3, 4 या 8 साल में डेवलप हो जाएगा और फिर मास प्रोडक्शन के लिए जाएगा तो क्या करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत शानदार काम हो रहा है। एक हमारी कमजोरी है, जी। मैं खुद फाइटर पायलट था, 34 साल तक एयरफोर्स में था। जी। लास्ट मैंने मिग 23 उड़ाया। जिस दिन डीआरडीओ ने एक सफल जेट इंजन बना लिया, हाँ। कावेरी इंजन उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। जीटीआरई है, जेट टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उड़ीसा के पास है, कोरापुट में। जिस दिन हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने, जीटीआरई ने या और किसी लेबोरेटरी ने, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की मदद से, टाटा है, एलएनटी है, भारत फोर्ज है, जिस दिन हमने एक जेट इंजन बना लिया, हम दुनिया में टेक्नोलॉजी वाइज, डिफेंस टेक्नोलॉजी वाइज सुपर पावर बन जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए रवि जी, जिस तरह से यूके देवनाथ जी ने बताया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपको ये भी आकलन करना पड़ेगा कि आपके जो पड़ोस के देश है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। भले ही पाकिस्तान पीछे हो, लेकिन चीन कहीं ना कहीं काफी आगे निकल रहा है और हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा, कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं आप सारे सर्कमस्टांसेस देखते हैं और सारे जो पाकिस्तान के साथ जो संबंध है बाकी देशों के, हमें वो भी ख्याल रखना होगा। ऐसे में अभी सबसे ज्यादा और फोकस किस बात पर करने की जरूरत है डीआरडीओ को, जो बाकी चीजें वो कर रहा है मिसाइल के अलावा और जिन चीजों को कर रहा है उसके अलावा? बहुत बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है खुशबू जी। जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो आज का परिप्रेक्ष्य में, और आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, मैं अगर पिछले कुछ लंबे समय से जो भारत ने जैसी परिस्थितियां देखी हैं, हम कहें कि हमारा एक पड़ोसी या दूसरा पड़ोसी है, हमें उसके लिए हमें हथियार बनाने हैं, वो समय अब नहीं है। हमें अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना है, जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। मिसाइल्स उसमें एक टेक्नोलॉजी है। हमारे जो मिसाइल्स हैं दुनिया के श्रेष्ठतम मिसाइलों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन खाली हमने अगर एक क्षेत्र में कर दिया तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे किसी कारणों से, अभी जैसे कैप्टन साहब ने बताया, इंजन की बात है, तो ये हमें उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। और उसमें हमें कारण कुछ भी रहे हों, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जितना धन चाहिए उतना धन नहीं इसमें लगाया गया। डीआरडीओ को जो कुल मिलाकर रवि सर, माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा समय की कमी है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है और जिस तरह से रक्षा तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है उसे और करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल देखना ये होगा आने वाले समय में भारत किस तरीके से लगातार अपने रक्षा क्षेत्र को और मजबूत बनाता है। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर